बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर किन टॉपिक्स पर मुश्तमिल है, आइए देखते हैं और इसके लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में। एक्सपेरिमेंटेशन क्या है? इट इज द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इस दौरान में क्या किया जाता है? जो हाइपोथेसिस ड्रॉ किए गए हैं, जो डिडक्शन बनाई गई है, उसको टेस्ट किया जाता है, आजमाया जाता है, परखा जाता है, तजुर्बात से गुजारा जाता है, आया ठीक है या दुरुस्त नहीं है। अगर एक हाइपोथेसिस और डिडक्शन सही साबित हो जाते हैं, वो थ्योरी और लॉ बन जाते हैं, और अगर वो सही साबित नहीं होते हैं, उन्हें मुस्तरद कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक अच्छा हाइपोथेसिस मजीद नए हाइपोथेसिस बनाने में मदद देता है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है। जब भी तजुर्बात किए जाते हैं, दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं जानदारों के। एक को कंट्रोल ग्रुप कहा जाता है, एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा जाता है। कंट्रोल ग्रुप में जो जानदार शामिल हैं, उन्हें नॉर्मल या नेचुरल वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो जानदार शामिल हैं, उन्हें आर्टिफिशियल कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि इन चेंज कंडीशंस के इफेक्ट को टेस्ट किया जा सके कि क्या असर पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है और कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं। अगला मरहला समराइजेशन ऑफ रिजल्ट का है, और इस मरहले में जो डाटा इकट्ठा होता है, उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, उसकी एवरेज निकाली जाती है, स्टेट्स अप्लाई की जाती हैं। नतीजे के तौर पर जो रिजल्ट्स आते हैं, उन्हें कंक्लूजन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जब कंक्लूजन निकल आते हैं, जब नतीजा अखज़ कर लिया जाता है, आखिरी मरहले में उसकी रिपोर्टिंग की जाती है, उसको साइंटिफिक कम्युनिटी तक पहुंचाया जाता है, साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश किया जाता है, रसाइल, जराइद और अखबारात में छापा जाता है, या फिर वर्कशॉप्स के ज़रिए से, मेमोरेंडम्स के ज़रिए से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस्तेमाल करके या किसी गैदरिंग की सूरत में उसे दूसरी कम्युनिटी तक डिलीवर किया जाता है, तमाम साइंसदानों तक पहुंचाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक मेथड के बाद जो अगला हमारा टॉपिक है, वो साइंटिफिक मेथड के नतीजे में बनने वाली थ्योरी या लॉ से मुतल्लिक है। आइए दोनों को समझ लेते हैं। थ्योरी की बात की जाए, थ्योरी कब बनती है? जब एक हाइपोथेसिस बन जाता है, डिडक्शन ड्रॉ कर ली जाती है, एक्सपेरिमेंटेशन हो जाती है, रिजल्ट्स की बुनियाद पे हाइपोथेसिस थ्योरी की शक्ल इख्तियार करता है। कब करता है? अगर वो दुरुस्त साबित होता है, तजुर्बात उसकी तस्दीक करते हैं। इसकी डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं, इफ a hypothesis stand test of time, often tested and never rejected, it becomes theory। डियर स्टूडेंट्स, अगर एक हाइपोथेसिस तजुर्बात से गुजर करके दुरुस्त साबित हो, उसको बार बार परखा जाए और जुटलाया ना जा सके, वो थ्योरी बन जाती है। एक हाइपोथेसिस जो कि एक्सेप्ट हो जाता है, वेल एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस कहलाता है, थ्योरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, उससे फर्दर मजीद हाइपोथेसिस बनाए जा सकते हैं। ऐसा वेल एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, इसके ऊपर साइंसदानों का एतमाद बढ़ जाता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ जाने की वजह से उसकी बुनियाद पर साइंसदान नए हाइपोथेसिस ड्रॉ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाता है, और थ्योरी की एग्जांपल्स क्या हैं, आइए डिस्कस करते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, मिसालों की बात की जाए, नंबर 1 थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, नंबर 2 थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये दो मिसालें हैं थ्योरीज की। एक को थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है, जबकि दूसरी को थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात की जाए, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का कहना यह है जो जानदार आज मौजूद हैं दरअसल वो वक्त की तब्दीलियों के बाद मौजूदा हालत में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जब वो पैदा हुए वो जिस हालत में थे आज भी उसी हालत में हैं, बल्कि वक्त के साथ साथ उनमें ऐसी तब्दीलियां आई कि जिन्होंने उन्हें इस काबिल बनाया वो माहौल में खुद को ढालने के काबिल हुए और उन्होंने अपने सर्वाइवल को पॉसिबल बनाया। डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का मानना यह है, इस पर बिलीव रखने वाले साइंसदानों का मानना यह है, दरअसल जो जानदार आज मौजूद हैं वो इसी हालत में कुछ साल पहले पैदा हुए थे, आज भी उसी हालत में मौजूद हैं। ये दो मिसालें हैं थ्योरीज की। प्रोडक्टिव थ्योरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्टिव थ्योरी एक ऐसी थ्योरी को कहा जाता है कि जिससे हम फर्दर हाइपोथेसिस बना सकते हैं और इस तरह से टेस्टिंग कंटिन्यूअसली होती रहती है। प्रोडक्टिव थ्योरी इज अ टाइप ऑफ थ्योरी दैट सजेस्ट न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन। डियर स्टूडेंट्स, ये थ्योरी का कंसेप्ट है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं लॉ से मुतल्लिक तस्वुर को। लॉ लॉ की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन को समझने से पहले यह तस्वुर वाजे होना चाहिए कि जब एक हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाता है तमाम साइंसदान उसको चैलेंज के तौर पे कंसीडर करते हैं और चैलेंज के तौर पे कंसीडर करने का नतीजा ये होता है तहकीकात में तेजी आ जाती है, नए नए मौजूआत पर रिसर्च होती है, नए नए हाइपोथेसिस डेवलप किए जाते हैं ताकि उससे बेहतर थ्योरी को लाया जा सके, उसके अंदर मॉडिफिकेशन पैदा की जा सके। ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में कि जब तमाम साइंसदान इस कोशिश में होते हैं कि इस थ्योरी की जगह नई थ्योरी बनाई जाए, इसको रिजेक्ट करके इससे बेहतर शक्ल में ढाला जाए, तो ऐसी थ्योरी जो तजर्बात से सही साबित होती रहे, लंबे अरसे तक झुठलाई ना जा सके और तजर्बात उसकी तस्दीक करते रहें, वो लॉ बन जाती है। उसको कानून कहा जाता है साइंस की जुबान में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेशन पूछी जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा बन सकती है, ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन में एक सवाल बन करके आ सकती है। इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, इफ a theory survives a doubtful approach and continues to be supported by great deal of experimental evidence, it becomes a law।
अगर एक थ्योरी ऐसी डाउटफुल अप्रोच में सरवाइव कर जाए और फर्दर एक्सपेरिमेंट्स भी उसको अपने नताइज के जरिए से सपोर्ट करते रहें, तो वो एक लॉ की सूरत में तब्दील हो जाती है। If a theory survives a doubtful approach and continue to be supported by great deal of experimental evidence, it becomes a law. उसको कानून कहा जाता है। Dear students, important definition है, अच्छी तरह समझ लीजिए, ये एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में पूछी जा सकती है। आइए अब हम फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। Dear students, एग्जाम्पल्स की बात की जाए, हार्डे-वेनबर्ग लॉ, ये बायोलॉजिकल लॉ की एग्जाम्पल है। इसी तरह मेंडल्स लॉ, ये दो मिसालें हैं साइंटिफिक लॉस की। एक को हार्डे-वेनबर्ग लॉ कहा जाता है, एक को मेंडल्स लॉ कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मेंडल एक साइंटिस्ट था, दो कवानीन वज़ा किए थे और वो विरासत से ताल्लुक रखते थे। एक को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है, एक को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। हार्डे-वेनबर्ग लॉ की बात की जाए, ये जीन फ्रीक्वेंसी के हवाले से है। फर्दर डिटेल्स क्या हैं, ये एडवांस क्लासेस में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक अहम नुक्ता ये भी समझ लीजिए कि साइंटिफिक लॉ एक यूनिफॉर्म या कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बात जहन नशीं रखिएगा कि साइंस में कोई भी चीज हरफ आखिर नहीं होती, क्योंकि साइंस का सारा इल्म दरअसल बुनियाद रखता है तजुर्बात और मुशाहिदात पर। हम जो चीजें देखते हैं और तजुर्बा करते हैं, उस बुनियाद पे हम साइंस के इल्म को वज़ा करते हैं। आज हमारे तजुर्बात और मुशाहिदात हमें किसी बात पर मुत्तफिक दिखाई देते हैं, तो कल हो सकता है मजीद एडवांस टेक्नोलॉजीज की मदद से जब हम लेटेस्ट टेक्निक्स को इस्तेमाल करके तजुर्बात और मुशाहिदात करें, वो गलत साबित हो जाएं, उसमें बेहतरी पैदा हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, आखिरी और ख़त्मी इल्म अगर कोई है तो वो मजहबी इल्म है, वो रूहानी इल्म है, वो आसमानी इल्म है, जो कुरान पाक की सूरत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर नाजिल किया है। यहाँ पर जो साइंस है, साइंस का इल्म इंसान हासिल करता है अपने होशो हवास को इस्तेमाल करके, तजुर्बात और मुशाहिदात को इस्तेमाल करके, और ये आज कुछ और कल कुछ और हो सकता है। आज साइंस किसी एक बात पर मुत्तफिक हो सकती है, कल हो सकता है उससे मुख्तलिफ कोई नई चीज़ उस पर मुत्तफिक हो जाए। आज हो सकता है कोई थ्योरी सही साबित हो और हो सकता है आने वाले वक्त में उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। आज हो सकता है कोई साइंटिफिक लॉ एक्सेप्ट किया जाता हो सकता है कल उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। आज हमने डिस्कस किया थ्योरी और लॉ के हवाले से। थ्योरी किसे कहते हैं, लॉ से क्या मुराद है, थ्योरी की मिसालें क्या हैं, लॉ की मिसालें क्या हैं। साइंटिफिक लॉ से मुतल्लिक पूछा जा सकता है, प्रोडक्टिव थ्योरी से मुतल्लिक सवाल आ सकता है, साइंटिफिक लॉ की एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं, थ्योरी की एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं। आपने शॉर्ट के हवाले से भी, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यू की सूरत में आने वाले सवालात को भी जहन में रखना है। आज का टॉपिक हर हवाले से सवालात की सूरत में आपके इम्तिहानात का हिस्सा बन सकता है, इसलिए आप लोगों ने जहनी तौर पे तैयार रहना है और तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आज के इस लेक्चर को याद करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, टॉपिक को समझने के बाद याद करने के लिए नोटबुक पे नोट डाउन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।